वेलकम क्लास 12th। तो हम लोग आज थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कुछ न्यूमेरिकल और उसके साथ में पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस अब होता क्या है। सबसे पहली बात, कैमरा व्यू देख ले थोड़ा सा। चलिए ठीक ठाक है। चल, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग, ऐसे प्लेन को, ऐसे सरफेस को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे क्या, उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डिफिनीशन लिख लिया जाए, ए सरफेस inside the electric field at each and every point on which electric potential is same। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहे, सेम रहे, ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल अगर सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होगा, इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन between any two point on the equipotential surface must be same, must be zero। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। और अगर यदि हम लोग इस बात को और आगे की तरफ लेकर के चले तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। तो इसका एक और मतलब निकलता है, इट मीन्स वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज from one point to another will be ज़ीरो। तो वर्क डन जीरो होगा। कोई अगर चार्ज को हम मूव करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, हम लोग अब सिर्फ तर्क पर आ रहे हैं, जैसा कि डिफिनीशन बनता है, जैसा कि ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, इसका मतलब कि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी ज़ीरो। तो अब सवाल उठता है कि कब जा कर के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वर्क डन जीरो हो सकता है। तो वर्क डन जीरो कब होगा, इफ dw इक्वल्स टू ज़ीरो implies F डॉट डेल आर इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब तो यही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर फोर्स लग रहा है तो कोई चार्ज Q होगा, उस पर E फोर्स लग रहा होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E डॉट डेल आर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो Q तो जीरो होने से रहा, Q तो हम जीरो ले नहीं रहे हैं, चार्ज तो ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि E डॉट डेल आर की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब E डॉट डेल आर की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है, E डॉट डेल आर की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है, इसका मतलब ये हो गया कि E डेल आर कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा।
ये हम लोग सोच क्या रहे हैं, हम लोग सोच ये रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए कैसा भी एक सरफेस है, तो कोई एक पॉइंट ये है, कोई एक पॉइंट बी है, तो ए से बी तक अगर हम लोग मूव करते हैं, डेल आर का मूवमेंट होता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, मैंने कैसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो इन दैट सिचुएशन होगा क्या, होगा ये कि वर्क डन जीरो हो रहा है। वर्क डन जीरो होगा तो अब सब सवाल उठता है कि मान लीजिए ए से बी तक आपने क्यू चार्ज को ले गया, तो क्यू चार्ज तो जीरो होने से रहा है ना। अगर एफ फोर्स उस पर लग रहा होगा या लगा रहे होंगे, तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्यू ही होता है। चलिए, तो क्यू जीरो नहीं हुआ तो ई डॉट डेल आर इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी कि ए डॉट बी के डिफिनीशन से ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी ई डेल आर कॉस थीटा जीरो होगा। तो सब अब बात उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? इसलिए नहीं जीरो होगा कि हम बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और डेल आर भी जीरो नहीं होगा। तो नहीं क्यों होगा? नहीं इसलिए कि हम ए से बी तक मूवमेंट कर तो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले तो रहे हैं, तो ये भी अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब तो सीधा सा मतलब ये होता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। और कॉस थीटा जीरो तब होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, दैट इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस के लॉन्ग कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सरफेस के लॉन्ग हो रहा है, तो डेल आर भी हमारा क्या होगा, सरफेस के लॉन्ग जा रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल करके आ रही है कि ई परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहे, मैंने परपेंडिकुलर रहे, यानी कि ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बोल दिया जाए, तो हमको एक बात निकल करके आ रहा है। वो बात निकल के ये आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नॉर्मली कट करता हुआ कोई अगर हम लोग सरफेस लेते हैं, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो इट मीन्स एनी सरफेस perpendicular to electric field lines must be a n बोल लिखिए, थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखिए, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोगों ने डिफिनीशन के साथ साथ पूरा का पूरा उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज हो मान लीजिए, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स माने एलॉन्ग द रेडियस। तो एलॉन्ग द रेडियस का मतलब कोई सरफेस होगा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस अगर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रेडियस के लॉन्ग होगा। तो रेडियस जो होता है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है किसी भी स्फेयर के केस में। तो स्फेयर के केस में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें क्या होगा, जो स्फेरिकल सरफेस होगा, कोई भी है, ये हो सकता है, या इसको भी ले ले तो ये भी होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये ले ले तो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। स्फेयर ऑफ एनी रेडियस अराउंड द चार्ज विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर निगेटिव है तो अंदर की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन एक स्फेरिकल सरफेस क्या हो सकता है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है आइसोलेटेड चार्ज के लिए, है ना, आइसोलेटेड चार्ज के लिए। ये आइसोलेटेड चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो यूनिफॉर्म फील्ड के कहानी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो प्लेन होगा, इस टाइप का जितने भी प्लेन बनेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन्स, है ना, प्लेन्स, है ना, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा। ऐसे जितने भी परपेंडिकुलर प्लेन्स लेंगे जो इस फील्ड लाइंस को क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और ये सारे के सारे प्लेन जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। तो दो सिंपल कंडीशन में हम लोग जान सकते हैं कि किसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। पहला तो ये कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगा, उसके चारों तरफ का स्फेरिकल सरफेस अगर लेते हैं, टेकिंग सेंटर ऑन द चार्ज, तो वो सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा तो कोई परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे तो वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनकर बनेगा, ठीक है जी। और अब इसी तरीके से हम लोग और भी डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा, ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा, ठीक है ना। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो मान लीजिए, अब ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो जाहिर सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होता है, ऐसा 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 ऐसा, और इससे निकलने वाला ऐसा 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 ऐसा। देखिए, तो कोई भी सरफेस अगर इससे ऐसा करें कि हम लोग मूव करें, माने ऐसा कि ये इसके परपेंडिकुलर ही चले, ठीक है। और अरे इसको रुकिए 2 मिनट, हम जरा सा इसको आप उतार लीजिए पॉज करके, हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इसको मिटाते हैं बाद में, पहले आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस डिसाइड करने का तरीका बताते हैं। कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप का कुछ भी बन रहा हो, है ना, तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस लेना है तो यहाँ से चले इसको नॉर्मल, और फिर आकर के इसको भी नॉर्मल, फिर आकर के इसको भी नॉर्मल, फिर आकर के इसको भी नॉर्मल। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उसको नॉर्मल इंटरसेक्ट करने वाला कोई भी प्लेन अगर हम लोग लेते हैं, मैंने ऐसा कि यहाँ पर का एकदम खड़ा, इस यहाँ पर ड्रॉन टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर हो, इस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, इस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट के ये परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा कोई भी सरफेस जो डिसाइड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे सरफेस को ड्रॉ करना चालू करें जो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट करता हो वो उस पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ऐसे करके मान लीजिए ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस टाइप से। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देता है, हमको मिल जाता है तो फिर हम आपको बताते भी। चलिए अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक्स देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास Q1 चार्ज है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ चार्ज है, तो इस सिस्टम के पास अभी फ़िलहाल कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी अगर एक चार्ज है तो। हाँ, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और वो भी तो तब डेवलप करेगा जब किसी चार्ज को ला करके आप मेज़र करते हैं तब, ठीक है। पोटेंशियल किसी हर पॉइंट पर होगा इसके पास, लेकिन फ़िलहाल इस
सिस्टम के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब अगर हम दूसरा कोई चार्ज ले आए और इसके यहाँ तक लाते हैं, ठीक है, तो और लेट सपोज कि ये इससे क्या है r12 डिस्टेंस पर है, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा, वो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, ठीक। अब हम लोग Q1 था ही, Q2 को लाए और एक और तीसरा Q3 को ले आए, तो ऐसे में तो अब तीन तरह की बात आ गई भैया, R12 ये, R23 ये, R31 ये। अब इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? अब इस सिस्टम के पास एनर्जी, जो टोटल एनर्जी, पहले तो Q1 और Q2 का एनर्जी डेवलप कर गया, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गया, वो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। और देखिए जब Q3 को लाए हैं तो वो Q2 के फील्ड में भी आया है और Q1 के फील्ड में भी आया है। इसका मतलब कि अब Q2 प्रेजेंट होने के कारण Q3 लाए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब यह आया होगा तो Q2 के कारण Q3 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी, वो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। फिर आगे बढ़ें, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए जब Q3 को लाए हैं तो 2 के फील्ड में भी आया है और 1 के फील्ड में भी आया है, तो 1 और 3 के कारण भी हो जाएगा, एनर्जी डेवलप करेगा Q3 Q1 बाई R31, करेक्ट। इसी तरीके से जितने भी चार्ज लाते जाएंगे उतना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ ये कहना बेकार होगा कि किसके फील्ड में कौन है, ये सब एक दूसरे के फील्ड के अंदर है, ठीक है, और सबका अपना अपना पोटेंशियल है। और अगर अपना अपना पोटेंशियल है तो अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा या वो उसके पास चला जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर जाएगी, करेक्ट। पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल किसी पॉइंट का हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक मेज़रमेंट है, एक रेट है, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल क्या हो सकता है उस पॉइंट का, इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, उसको उस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। जब कोई चार्ज ला के रखा जाएगा तब जाकर के सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेवलप करेगा। दूसरा कोई चार्ज आया है या नहीं आया है, इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए Q, तो इसके आसपास जो है सो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। इस वजह ये कि किसी भी चार्ज को अगर लाया जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव वर्क हो या नेगेटिव वर्क हो, है ना। तो पोटेंशियल को हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इस पॉइंट का ये पोटेंशियल है, अगर इस पर कोई चार्ज यहाँ ला करके रखेंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें डेवलप कर जाएगी। मान लीजिए भी इसका पोटेंशियल रहा होगा और किसी सपोज अगर Q1 कहते हैं Q2 चार्ज को ला करके रखेंगे तो Q2 भी क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। इस वजह से हम लोग किसी पॉइंट के किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसका पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब इस पर बेस्ड थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो, उसको पहले हम लोग देख लें, तब आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो एग्जाम्पल 2.4 देखा जाए, एग्जाम्पल 2.4 देखा जाए। एग्जाम्पल 2.4 में एक स्क्वायर दिया है ए साइड का, डी साइड का एक स्क्वायर है, जिसके साइड्स डी हैं और इस पर क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू, फिर इस पर प्लस क्यू, इस पर क्या माइनस क्यू, और ये इसका सेंटर रहा होगा, डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पूछता है कि, है ना, ये पूछ रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस। इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, इस अरेंजमेंट को बनाने में, यानी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी होगी, ठीक है,
कितने चार्जेस हैं? 4 है ना। तो टोटल एनर्जी सबसे पहले इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, फिर इसका देखिए, 4 ये हो गए, फिर इसका देखिए 5, इसका देखिए 6 तरह का वर्क डन होगा, 6 टाइप्स का वर्क डन। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला देखना चालू करें। अगर ये डी है तो ये इसका जो डायगोनल होगा √2d होगा। अगर साइड डी है तो इधर से भी ये √2d होगा, √2 टाइम्स ऑफ डी, √2d, और ये भी √2d होगा, है ना। डायगोनल इसका √2d हो जाएगा। तो पहला इसका देखते हैं, नाम दे दीजिए भैया ABCD, ठीक है। तो U जो होगा UAC होगा, प्लस UBD होगा, डायगोनल हम लोग ले लिए, प्लस फिर UAB हुआ, प्लस UBC हुआ, प्लस UCD हुआ, प्लस UDA होगा। 6 हो गए, 3 3 6। फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कुछ देर के लिए क्या कर ले रहे हैं, ऐसा के लिख ले रहे हैं ताकि कम से कम लिखना पड़े। थोड़ा सा कैमरे से बाहर जा रहा है, हल्का सा टर्न करने दीजिए इसको। हाँ जी, ठीक। चलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। तो अब के ले रहे हैं तो हम लोग जहाँ कहीं होगा इसको के का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो के ए से सी के Q1 Q2 मैंने Q इंटू Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना हो गया √2d। फिर इसको लीजिए, ये भी के होगा, माइनस Q इंटू माइनस Q प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √2d, ये भी होगा। अब जरा सा साइड वाइज लीजिए, के Q माइनस Q, ये माइनस होने वाला है, प्लस माइनस माइनस होने वाला है, Q स्क्वायर बाई डी। उसी तरीके से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ऐसे में ये 4 तरह के हो जाएंगे। अब ये 2 हो गए, है ना। तो देखिए, ये 2k Q स्क्वायर बाई √2d और ये -4k Q स्क्वायर बाई डी। इसमें से k भी कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 2k कॉमन होगा, d कॉमन होगा। ऐसे में बच जाएगा यहाँ Q स्क्वायर भी कॉमन हो गया भैया, Q स्क्वायर भी कॉमन हो गया। तो ये बचा यहाँ पर 1 नहीं √2, 1/√2, ठीक है। 1/√2 बचेगा, 2k Q स्क्वायर बाई डी, 2k Q स्क्वायर बाई डी तो कॉमन हो गया, माइनस यहाँ बचेगा k Q स्क्वायर बाई डी, नहीं ये तो 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 2/d, डी नहीं -2 ही बचेगा, -1/√2 -2 ही बचेगा। तो ये ही जो है सो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यही हो जाएगा वर्क रिक्वायर्ड। चूँकि गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा तो यही आपकी बन जाएगी वर्क डन, 2k Q स्क्वायर बाई डी 1/√2 -2। जाहिर सी बात है ये एनर्जी निगेटिव होने वाली है, 1/√2 ऐसे निगेटिव होने वाला है, ठीक है जी। ये निगेटिव एनर्जी होने वाली है, ठीक है। ये तो ए पार्ट के लिए कर दिए। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है, अब इसका एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, the 4 charges being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this। अब इस जगह पर कह रहा है कि Q0 चार्ज को लेकर के रखते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस सिस्टम के कारण 0 पर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल यदि बाद में निकालेंगे, चारों चार्ज के कारण इस पर सेंटर पर पोटेंशियल होगा कितना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए, अब A टू OA की बात करें, चाहे OB की बात करें, चाहे OC की बात करें, चाहे OD की बात करें, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये सब बराबर होंगे और होगा कितना, मैथमेटिकली मैं बता दूं, √2d डिवाइडेड 2, तो ये d/√2 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ये देखें तो VA अगर आपका KQ बाई
के क्यू बाई अगर ओ ए होता है तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर हैं, तो इतना ही वी बी भी होगा, उतना ही वी सी होगा, उतना ही वी डी होगा इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी लेने के लिए चलते हैं तो ए के कारण पॉजिटिव अगर हुआ तो के क्यू बाई ओ ए हुआ, तो बी के कारण जो है सो यही माइनस के क्यू बाई ओ ए ही लिखिए चूँकि सब बराबर हैं। और फिर सी के कारण जो चार्ज है वो फिर से प्लस हो जाएगा और डी के कारण फिर से इतना ही माइनस हो जाएगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, टोटल पोटेंशियल जीरो। तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी जीरो है, यानी नेट पोटेंशियल जीरो, वी नेट इज जीरो। तो जब अगर पोटेंशियल ही जीरो है तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? जी नहीं। अभी तो मैं बता रहा था पोटेंशियल ये बताता है कुछ काम करना पड़ेगा अगर कोई चार्ज लाना चाहते हैं तो अगर पोटेंशियल ही जीरो है तो इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज इज जीरो। ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब अगला टॉपिक हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन के टॉपिक्स है, इसमें लिटरेचर वगैरह हम लोग कुछ नहीं लेंगे। चलिए मान करके ये चलें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले लीजिए। अगर यहाँ पर हम इसको Q1 चार्ज को पहले लेके आते हैं और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले डेवलप करेगा, है ना, और सॉरी जिस पॉइंट पर इसको लेके आ रहे हैं या हर जगह पर, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। चलिए तो क्या हो सकता है? मान लीजिए इस जगह का पोटेंशियल V1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता है लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो Q1 V1 करेक्ट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर के, मान लीजिए ये पॉइंट पर लेकर के आते हैं, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर जाएगी कितनी? Q1 इंटू V1। और फिर किसी दूसरे पॉइंट B पर जहाँ का पोटेंशियल V2 है उस पर Q2 चार्ज लेकर के आते हैं, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये तो पहले से था, ये तो बन गया था इसके लिए। अब जब इसको लेके आ रहे हैं तो अब क्या क्या इसमें जुड़ेगा, है ना, वो देखते जाइए। अब क्या क्या जुड़ेगा वो ज़रा नोटिस कीजिए। वो नोटिस करने वाली बात ये होगी, सबसे पहले ये बी पॉइंट पर आया तो इसके कारण Q2 V2 तो आ ही जाएगा। और साथ में एक बात ये होगा, चूँकि Q1 चार्ज यहाँ ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था इस फील्ड के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो इसके कारण भी अब पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का भी डेवलप करेगा। वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना? इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब AB। करेक्ट, एक चार्ज आया तब तो मात्र इतना ही होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम बात कर रहे हैं किसके? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इनसाइड एक्सटर्नल छूट गया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कहानी बनेगी। और तीसरा चार्ज आएगा तो फिर और कहानी बढ़ेगी, ये 3 पार्ट हो जाएगा, इसके भी नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ जाएंगे, Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके की बात डेवलप करेगी। ठीक है ना, ये लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है रहने दीजिए, क्या कि ये कहीं ना कहीं जाकर के हम लोग को आगे क्या होगा इसकी आवश्यकता होगी। तब पूरा बोर्ड हटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हम लेते हैं।
ठीक है जी। तो अब हमको थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दें, हाँ ठीक। चलिए अब हम लोग देखने के लिए चलेंगे एग्जाम्पल 2.5। तो एग्जाम्पल 2.5 हम लोग देखें, क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्ट है, ठीक है। ओके, पहले ए पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन तो पहले पढ़ लें, है ना। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग 2 चार्ज 7 म्यू सी एंड -2 म्यू सी with no external field placed at -900 900। तो ये आपका x एक्सिस ही ले रहा है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाए तो एक +9 सेंटीमीटर 0 ले रहा है, इधर में -9 सेंटीमीटर 0 ले रहा है। इस पर -9 पर आपका 7 म्यू सी का चार्ज और इस पर -2 म्यू सी का चार्ज, ठीक है जी। म्यू का मतलब 10 की पावर -6, म्यू दैट मीन्स माइक्रो 10 की पावर -6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब जरा सा ये डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जा रहा है। ये r डिस्टेंस जो है यहाँ से अगर यहाँ तक चलेंगे तो 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.18 मीटर, या ज़्यादा बेहतर लिखें तो 18 × 10⁻² मीटर, ऐसा करके लिखिए, ठीक है। अब Q1 चार्ज कितना है, तो आपके सहूलियत के लिए बनाते म्यू सी है ना, 7 × 10⁻6 कूलम, और Q2 चार्ज जो है वो -2 × 10⁻6 कूलम है, ठीक है। अब सिस्टम की एनर्जी की बात की जा रही है, तो U दैट इज़ कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी। Q1 × Q2 अगर यदि मल्टीप्लाई के 7 × -2 -14 10⁻6 × 10⁻6 ये 10⁻12 हो जाएगा। और नीचे डिवीज़न में R मतलब 18 × 10⁻2 हो जाएगा। 9 2 × 18 तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वो हाफ हो गया ये 9 और 18 से 10⁻9 10⁻12। तो देखिए ये 2 पावर इसके साथ जा कर के इसको 9 2 11 हो जाएगा, 11 11 पावर और इधर -12 पावर। तो अब आपके पास इंटू -14 आया और साथ में 11 पावर और -12 पावर, तो ये 10⁻1 पावर। ये आपका -7 × 10⁻1 कूलम्ब, सॉरी जूल एनर्जी का यूनिट है जूल, तो ये जूल होगा, ठीक है। अब इसको ज़्यादा सही लिखा जाए तो 0.10⁻⁻⁻ इधर लेते 0.7 जूल हो जाएगा। नेगेटिव में 0.7 जूल का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसका बी पार्ट हम लोग लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब अब इनको वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, इतनी की तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हुई, है ना। इतनी की क्या होगा, इसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है जी। तो वर्क डन अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, है ना। रिक्वायर्ड वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, करेक्ट है ना। वर्क डन पॉजिटिव होगा, उसको सेपरेट करने में पॉजिटिव, चूंकि W = -U, U = -W, तो W = -U, तो U माइनस ऑफ -0.7 जूल, तो वर्क डन रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो +0.7 जूल का है, ठीक है। जरा देख लीजिए ये साहब क्या सॉल्व किए हैं, ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये लोग U2 - U1 के फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करके लिया गया, फाइनल 0 होगा और इनिशियल से माइनस हो जाएगा, ठीक, करेक्ट है, वो भी अप्रोच ठीक ही है। चलिए ये तो हो गया वर्क डन। अब सी पार्ट, इसका सी पार्ट में कह रहा है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है A/r², ठीक है, लिखने का तरीका अपना जो हो। ए का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया गया है, दैट इज 9 × 10⁻⁻5।
10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, अब तो आपके पास दो चार्ज है इसमें। अब ये क्या आ गया, एक ऐसे फील्ड के अंदर आ गया है ना, एक फील्ड में आ गया जहाँ पर उसके पास ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होगा, करना होगा ये कि QE R 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पेज फंसा दिया। अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो देखे थे उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर जो एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जाए, आज देखिए ये Q1 V1 हो जाएगा प्लस Q2 V2 हो जाएगा, अब प्लस आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB हो जाएगा, जो कि 9 सेंटीमीटर था, ये होगा। लेकिन आपको पता, आपका E तो दिया हुआ है, लेकिन V कहाँ दिया हुआ है, V दिया हुआ कहाँ है? तो एक्चुअल में V एट एनी पॉइंट अगर E दिया हुआ है तो इफ E इजकल टू A/r², तो V की वैल्यू A/r होगा, ऐसा आप जाने। मैं आपको निकाल करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि E इजकल टू -dV/dr होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो dV की वैल्यू जितने लोग जानते हैं -EdR होगा। ठीक, तो जो कि -A/r²dr होगा। ठीक, -A/r²dr होगा। ठीक, चलिए, तो V की वैल्यू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनफाइनाइट टू R इंटीग्रेशन ऑफ dV, मतलब dV का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R जिस पोजीशन पर है। इस चीज़ को अगर हम लोग ले इधर, तो ये इन्फिनिटी टू R 1/r²dr होगा। ठीक, ओके, इसको क्वेश्चन में आप शामिल नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये आता है। तो V इक्वल्स टू -A 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होगा, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होगा। तो ये -1/r हो गया, इन्फिनिटी टू R हो गया, माइनस बाहर निकालिए, प्लस हो गया। ठीक है, और ये पहले अपर लिमिट डालिए 1/r - 1/∞, तो V की वैल्यू A/r हो जाएगा। करेक्ट, तो ये चीज़ आप लोग सीधे सीधे न ले करके हमने डिराइव करके क्या किया, आपको दिखला दिया है। ठीक है जी, अब इसमें हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। अब इस जगह पर इसकी हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे, है ना, पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो U की बात करते हैं थोड़ा सा। मैं ये तो चूँकि प्रीवियस था, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी रिजल्ट को छोड़ के मैं इतना हटा देता हूँ। ठीक है, क्या कि इधर गचर मचर करना ठीक नहीं होगा। इसका रिजल्ट -0.7 आया है, इसको छोड़ दें, बाकी को रखें। चलिए, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ के बाद से इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ के बाद से अगर आप देखते हैं, है ना, तो U कितना, Q1 कितना है जी, Q1 था हमारा बोर्ड में देख लीजिए, हाँ, ये 7 म्यूशी था, है ना, तो 7 म्यूशी था। तो ऐसे सिचुएशन में Q1 7 म्यूशी A, है ना, तो अच्छा लिखिए 7 म्यूसी इंटू A/r प्लस -2 म्यूसी A/r प्लस ये वाली एनर्जी आएगी, ये जो 1-2 के कारण डेवलप करता था, 1-2 के प्लस यही ना होगा। अरे मतलब वो
2 का तो Q1 भी Q2 भी हो गया, ये 1/4πε0 है Q1 Q2 बाई AB, इसी की वैल्यू तो निकाले थी ये, है ना। तब इसको चलिए इसको सीधे सीधे रखिए, -0.7, तो 7 μc का मतलब हो गया 7 × 10 टू द पावर माइनस क्या, -6। A/R 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर 9 × 10 टू द पावर -2, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में आपका ये 2 × 10 टू द पावर -6, ओके, A/9 × 10 टू द पावर -2, 9 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिए 0.7, ठीक है। ये दोनों बेस से हमें डिफरेंस कर लिए, 7 में से 2 गया 5 × 10 टू द पावर -6, 9 × 10 टू द पावर -2 -0.7, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 2 चला जाएगा तो 5/9 हो गया, 10 की पावर -4 -0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 5/9 9 जगह 36 9 5 45 5 पॉइंट, फिर 5 बचेगा 9 5 5.55 ऐसा होगा, इंटू 10 टू द पावर -4 -0.7 जूल। यही तो हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ व्हाट, द सिस्टम, करेक्ट। अरे हाँ, ए को कहाँ छोड़ दिए भैया, ए को जो छोड़ दिए इसलिए आंसर में गड़बड़ी आ गई। चलो, तो 5 × 10 टू द पावर -6 इंटू ए की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर -5 या +5 है भैया, +5 है, इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 9 × 10 टू द पावर -2 -0.7। अब जरा सा देखो तो 10 की -2 + 2 बन के आएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा 5/9, ठीक है जी, 5/9। और ये आपका +2 + 2 10 की पावर 1 आने वाला है, 10 की पावर 1 आने वाला है, -0.7। तो ये आपका 50/9 -0.7, तो 50/9 9 5 45 9 5.4 9 5 45 5.55 -0.7। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, 70 2 इधर से ले लेंगे तो 15 में से 7 गया 8, तो 4.855 ये आ जाएगा। क्या आंसर आया है 49 ये 70 कैसे ले आया भैया, 70 कैसे आ जाएगा, 7 μc 0.9 ठीक है, 7 2 9 7 - 2 70 कैसे आएगा, सत्तर कैसे आएगा, 70 नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये की वैल्यू गलत रहा है, इसलिए हम पॉज करके सुधारें। 7 × 10 टू द पावर -6 हो गया, ए की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 5 दे रहा है, 9 × 10 टू द पावर 5 दे रहा है, ये सब वैल्यू रखिए। 9 × 10 टू द पावर -2 है, -2 × 10 टू द पावर -6 है, ये 9 × 10 टू द पावर 5 है, ये 9 × 10 टू द पावर -2 है, -0.7 है। देखिए सबको 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, और ये 10 की पावर -2 है, +2 बन के 7 जाएगा। तो सब कुछ मिला जुला कर जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 70 आ जाएगा, और ये 10 की -2 + 2 पावर बन के जाएगा तो 7 में से ये जाएगा, 9 तो कट ही जाएगा, ये -2 आएगा, -0.7 आएगा, तो 70 में से 20 गया 50 में से 0.7 घटाएंगे तो ये 49.3 जूल का इसका
आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस नहीं रखने पर यही सब होता है। ठीक है जी, कैलकुलेशन पर फोकस हटने से ये सब होता है। तो आज का पार्ट हम लोग रहने देते हैं, 44-45 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे, है ना। आज कुछ कैलकुलेशन में हिकअप आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको इग्नोर करेंगे। क्या कभी कभी क्या होता है कि कुछ टर्म को आदमी, गर्मी भी इतना ज़्यादा एक दिमाग काम नहीं कर रहा। तो चलिए आज के लिए रहने दिया है, कल फिर देखते हैं।